स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जी हाँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ साथ में नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है एस्टेट का, अर्थात बिहार एस्टेट का। फिर से जो है बिहार सरकार ने जो है पोर्टल को ओपन कर दी है, जो है नोटिफिकेशन के साथ में वो भी ओपन करने का काम किया है। अब हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई करने वाला है। जी हाँ, आप लोग 3.0 अर्थात बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और ये 3.0 जो है 3.0 के लिए ही आपका बिहार एस्टेट आया है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी आपका एस्टेट आने के कारण जो है आपका हो सकता है आपका बहाली और भी आ सकती है। आपको पता है कि 1,20,000 पर बहाली जो है बीपीएससी 2.0 चल रही है। अब आपको सरकार जो है याद रखिएगा, इस नोटिफिकेशन के जरिए अर्थात बी एस्टेट के जरिए आपको 3.0 के लिए योग्य बना रही है। और योग्य अगर बन जाइएगा तो फिर आने वाले दिनों में जो वैकेंसी आएगी किसका, तो टीचर का जो आने वाला वैकेंसी है उसमें आप क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए आज हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं आपका एस्टेट के बारे में, कौन कौन भर सकता है आपका ये वैकेंसी, ठीक है ना। और ये वैकेंसी हमारे लिए कितना जरूरी है। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी मेरा भाई बहन जो भी हैं, जो शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, जो भी जिनको भी बनना है आपको शिक्षक, तो आप लोग जरूर इसको आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है ना। जरूर चीजें ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि आपको एस्टेट में गलती कर दिया, गलती कर देने के बाद फॉर्म में मिस्टेक हो गया, फॉर्म मिस्टेक हो जाने के बाद फिर से भर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होंगे क्या नहीं होंगे, वो सभी चीज के बारे में हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर बिहार एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसे आयोजित किया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, याद रखेगा, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए योग्य बनाता है और ये आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। इस एस्टेट में अगर जो क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको याद रखिएगा मित्रों, आप माध्यमिक के लिए आप योग्य हो जाएंगे और साथ साथ में 10+2 टीचर के लिए आप योग्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कराने का काम करता है। वही एक आपका एस्टेट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आपका केंद्र से सीटेट कराया जाता है, जो कि हम लोग के यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है उसके लिए योग्य माना गया है। सीटेट अगर यदि आप हैं तो उसके लिए आप 10+2 या तो माध्यमिक नहीं बन सकते हैं, सिर्फ आप क्या बनिएगा, तो सिर्फ आप बनिएगा तो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर यदि आप माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, 10+2 का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको एस्टेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के सभी संबंधित सूचित किया जाता है, सबको सूचित किया जा रहा है। इसका संरचना क्या होगा वो सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। जो भी बच्चे एस्टेट देना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी एस्टेट देना चाहते हैं, वो एक बार चीजें ये जरूर देखिए, कौन कौन इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे, वो सभी चीजें आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सभी क्वेश्चन कितना का होगा? ये सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है मित्रों, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नेगेटिव मार्क भी नहीं रहेगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्क भी नहीं। अगर यदि हम बात करते हैं पेपर 1 की माध्यमिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपका जब फॉर्म भरिएगा तो सबको कोड के अकॉर्डिंग फॉर्म भराया जाएगा। हिंदी के लिए कोड 101, उर्दू के लिए 102, बांग्ला के लिए 103, 104, संस्कृत के 105, अरबी के 106, फारसी 107, भोजपुरी 108, अंग्रेजी 109, गणित 110, विज्ञान 111, सामाजिक विज्ञान 112, है ना। तो ये सभी चीजें होती है। अगर आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोड मांगा जाएगा, विषय कोड माना जाएगा और विषय कोड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरिएगा विषय कोड के तो वो अपने आप वो सब्जेक्ट चूज हो जाएगा। 113 देखिए शारीरिक शिक्षा है। क्या है? शारीरिक शिक्षा में है आपका क्या है? 113 में इसका कोड 113 है। इसमें जो है देखिए, वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का समय 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा का स्नातक उपाधि। अब बाकी बात ये सभी जो चीजें हैं आपका आप देख रहे हैं, आपका अथवा में 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्या जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो सब के लिए ये योग्यता बताया गया है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, जो आपका स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिसके पास आपका सर्टिफिकेट है, याद रखिएगा, जिनमें कि आपका जो है
ओलंपिक खेल चुके हैं या स्नातक पास हैं या शारीरिक शिक्षा स्नातक हैं मित्रों, शारीरिक शिक्षा स्नातक हैं, तो ये सभी चीज़ों में स्पोर्ट्स में आप कोई हासिल किए हैं सर्टिफिकेट किसी प्रकार का, तो उसके लिए ये दिया गया है। वही संगीत विषय के लिए भी देखिए यहाँ पर दिया है 114 दिया है, 114 विषय कोड है आपका, 114 विषय कोड है। उसका ललित कला देखिए यहाँ आर्ट्स पेपर के लिए है, डांस नृत्य विषय के लिए है, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखिए दिया गया है ना क्राइटेरिया। न्यूनतम 50 देखिए संगीत विषय के लिए है तो कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर संगीत विषय से कोई अगर एस्टेट करना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम उस यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और साथ साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए ललित कला विषय दिया गया है आपका, आर्ट्स पेपर का दिया गया है, इसमें भी 50% मांग रहा है, सेम टू सेम वही क्राइटेरिया है। इसमें भी आपका नृत्य विषय में आपको 50% अंकों के साथ बोला जा रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको जरूरी हो जाता है, इसको समझना आपको चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए देखिए आप जब फॉर्म भरिएगा ना, फॉर्म अगर यदि देखिए बीपीएससी 2.0 आया उसमें भी विशेष टीचर का बहाली है, तब विशेष टीचर बहाली के लिए भी उसमें जो है आपका स्पेशल टीचर के बहाली के लिए भी उसमें आपका क्राइटेरिया अलग दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान देखिए होता क्या है ना कि आजकल बहुत सारा बोर्ड खुल गया है ना। आप देखे होंगे NIOS है, बिहार एगो स्टेट बोर्ड होता है, इग्नू होता है, डिस्टेंस होता है मित्रों। तो ये सभी चीज़ों से भी अगर यदि आप मैट्रिक पास किए, मैट्रिक यानी कि जो भी आपका इसमें योग्यता होगा, ग्रेजुएशन मांगे तो ग्रेजुएशन का जो भी विश्वविद्यालय है आपका, ये सभी डिस्टेंस वाला विश्वविद्यालय भी रहेगा लेकिन चलेगा आपका, ठीक है ना। लेकिन उसमें प्रतिशत होना चाहिए, कितना प्रतिशत जो योग्यता मांगेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए प्रति पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित किया गया है। ये दूसरा चीज क्या आ गया है, जो आपको जरूरत है, जो चीजें आपको जानना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। तो अगर विषय समूह की हम बात करते हैं तो देखिए गणित है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ फिजिक्स यानी कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियर के स्नातक जिसमें गणित के विशेषज्ञत्व हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। समझ रहे ना, यानी कि BCA भी जो किए हैं कंप्यूटर साइंस से वो क्या करिएगा, वो भी इसके लिए आप योग्य हैं, वो भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। विज्ञान के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को समाहित किया गया है ना। ये सभी चीज़ों के लिए जिसमें विज्ञान के बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया, ये सब में भी आप साइंस में हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बात देखिए सबका विषयवार आपका कोड दिया गया है, अलग दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर जो है साइंस है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, ये चीज़ें बताया गया है मित्रों, ठीक है ना। अब जो इसके लिए आपका जो एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, वो चीज़ें आपको देखना है, ठीक है ना। क्या है आपका देखिए यहाँ पर देखिए सबका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग दिया गया है ना। फिजिक्स का अलग दिया है, केमिस्ट्री का अलग दिया है आपका, उसके बाद कॉमर्स का अलग दिया है और बोटनी का अलग दिया है। बोटनी और जूलॉजी का दोनों का क्या है, अलग दिया गया है ना। अब देखिए इसमें देखिए आपको क्या जानना जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा भैया, याद रखिएगा। स्पष्टीकरण में आप देखिएगा यहाँ पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि सोच लीजिए स्पष्टीकरण दिया गया है। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कि B.Ed कहीं से कर लिया जाता है। इस बार BPSC 2.0 की जो बहाली हुई है उसमें बिहार सरकार ने के पाठक जी ने क्या किया, NCTE से B.Ed करने वाले वही सभी परीक्षार्थियों को लिस्ट मंगाया जो कि यानी कि B.Ed किया हुआ है। जिस NCTE में नाम है
जिसका नाम है उसका योग्य माना गया बीएड की डिग्री का, और जो नहीं है वो फर्जी माना गया, उस पर कानूनी कार्रवाई किया गया और साथ साथ में उसको नौकरी भी नहीं दी गई है। ये एनसीटी से वही स्पष्टीकरण आपका जारी कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो इस बात को याद, बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कमाने के लिए सीट अलॉट कर देता है ज्यादा और सीट रहता है 100। प्राइवेट कॉलेज को 100 सीट ही दिया जाता है, बहुत सारा सीट जो है अलग अलग से क्या करता है कमाने के लिए, कॉलेज कमाने के लिए जो है ये सब चीजें करने का काम कर रहा है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर देखिए एनसीटी के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। पाठ्यक्रम पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि पेपर 1 में जो जहां से आने वाला है पेपर, वो चीजें बताया गया है कि जो सिलेबस का जो है माध्यमिक में जो आता है पेपर जो आता है उसी के आधार पर ये चीजें आपको पूछा जाएगा, और उच्च माध्यमिक में भी इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को अंक निर्दिष्ट इतना होगा, 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षता आधारित होंगे। निर्दिष्ट विषय वस्तु से दिया गया पूरा क्वेश्चन 100 होगा। जिस भी आप सब्जेक्ट से आप स्टेट पास करना चाहते हैं उसका क्वेश्चन टोटल 100 होगा, और सभी और अलग से क्वेश्चन शिक्षण है, कला एवं है, अन्य दक्षता सबको जोड़ करके जो है आपको 50 इधर, तो टोटल क्वेश्चन आपका बनेंगे 150 क्वेश्चन का होगा। याद रखिएगा 150 क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन का एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम होगा, इस बात को याद रखिएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2024 से ये काउंट किया गया है कि कम से कम 1 अगस्त 2024 तक वो उसका एज 21 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी वो स्टेट भरने के योग्य माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधान, ये चीजें आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ दिया गया है आपका अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु होना चाहिए। उसके बाद अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, महिला को छूट दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग में देखिए 40 वर्ष आपका ओबीसी के लिए दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 40 वर्ष दिया गया है। उसके बाद एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है आपका छूट। ये सब चीजें अगर स्टेट पास करना चाहते हैं तो इस उम्र के और इस कैटेगरीज के अंतर्गत जो भी आते हैं बच्चे, जो भी आपका स्टूडेंट आ रहे हैं, वो सभी इसके लिए भरने योग्य माने जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, और देखिए क्या चीज इसमें ध्यान देने योग्य है। उत्तीर्णांक देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना द्वारा ये बताया गया है कौन कौन उत्तीर्णांक माना जाएगा। जनरल का 50% अंक लाना है तो वो उत्तीर्ण माना जाएगा, याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग का 45.5% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5% लाना है। अनुसूचित जनजाति का 40% लाना है। दिव्यांग का 40% लाना है। महिला का 40%। जो भी लाएंगे इतना परसेंट, टोटल का इतना परसेंट ले आइएगा, वो स्टेट में क्या मानिएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जो भी इतना परसेंट ला करके जो पास करते हैं स्टेट में, सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट में आपकी अर्हता लिखा रहेगा कि आप कितना परफॉर्मेंस किए हैं, कितना आप लाए हैं, कितना परसेंट लाए हैं, वो सभी चीजें उसमें आपको दिया रहेगा। वही बात करते हैं श्रेणी में कौन किसको किसको कितना लग रहा है, तो जनरल का आपको 960 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग को 760 रुपया लगेगा। वही अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए, जनरल है आपका और ओबीसी का 960 रुपया, अब पेपर 2 का 1440 रुपया। देखिए यहाँ पर पेपर 1 ही है, पेपर 1 और पेपर 2 को एक पेपर के लिए 960 रुपया। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए अगर करना चाहते हैं तो 1440 रुपया लगेगा। क्या लगेगा आपका, 1440 रुपया लगेगा। SC ST का 760 रुपया लगेगा एक पेपर, अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए, या तो आप पेपर 2 देना चाहते हैं या तो पेपर 1 देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक ही दीजिएगा तो आपको 960 और 760 लगेगा। ठीक है ना। अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1440 और एक का 1140 लगेगा। देखिए इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, अधिक सीटिंग में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना लाजिब है। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में कह रहा है किसी का नंबर बढ़ भी सकता है, किसी का नंबर घट सकता है।
किसी का नंबर बढ़ सकता है, किसी का नंबर घट सकता है। याद रखिए, पहले ही यहाँ पर कह दिया, देखिए यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी अधिक पालियों में होने के कारण ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अलग अलग पालियों को, प्रश्न पत्रों को अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण परीक्षाओं को परीक्षाफल तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का विधि अपनाया जाएगा। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा वही अभ्यर्थी प्राप्तांक होगा, वही अभ्यर्थी प्राप्तांक होगा, याद रखिएगा। जो नॉर्मलाइजेशन का, किसी का नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए 70 नंबर है, देखिए यहाँ पर आपको दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि मान लीजिए आपने राव स्कोर कितना किया है, 76 किया है, राव स्कोर 76 किया है, 150 अंक में 76 आपने राव स्कोर किया है, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत नॉर्मलाइज घट करके 74.90 आ गया है, तो आप फेल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे, याद रखिएगा। जबकि बोला 150 का 50% 75 नंबर होता है, तो 75 नंबर आप नहीं लाइएगा, आप 74.90 लाइएगा, तब आपको फेल कर दिया जाएगा, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि नॉर्मलाइज करने के बाद बढ़ा तब ठीक है, नहीं बढ़ा, अगर आपका मान लीजिए 76 नंबर है स्कोर मार राव स्कोर, और राव स्कोर जब नॉर्मलाइज किया गया तो आपको 74.90 हुआ, तो आप 75 के नीचे हो गए, इसीलिए आपको क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया, अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। इन चीजों को पहले ही बिहार बोर्ड क्या कर रहा है? समझा दे रहा है, क्योंकि फिर बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से ये चीजें आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान देने योग्य है। और भी ध्यान देने की योग्य क्या है मित्रों? देखिए, जो एग्जाम होगा वो 150 मिनट का, अढ़ाई घंटा का होने वाला एग्जाम। कितना का? 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। और ये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने का तिथि दिया गया है। देखिए, वही बात करते हैं, आपका परीक्षा शुल्क की तिथि देखिए, जिसमें कह रहा है अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क दिनांक 14 दिसंबर 2023 के अपराह्न 4:30 बजे तक देखिए 4:30 बजे से दिनांक 2 जनवरी 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि 14 तारीख से आप 2 जनवरी तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन भरने की तिथि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट है आपका http://www.bseb, यहाँ पर जाकर के स्टेट का फॉर्म भरेगा और यहीं पर लिंक खुलेगा, ठीक है ना। चलिए, जिसमें कि आपको ईमेल आईडी लगने वाला है, मोबाइल नंबर देकर के इसको अथी करना पड़ेगा। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट के पत्र भरने की विस्तृत विधि में देखिए कैसे कैसे आपका भराया जाएगा, ये सब दिया गया है मित्रों। पंजीकरण पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भरना पड़ेगा और तीसरा बार में भुगतान करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा फॉर्म भराएगा, तीसरा भुगतान करना होगा। और रजिस्टर बटन पर क्लिक करके रजिस्टर करने के पश्चात पंजीकृत मोबाइल SMS से OTP से आपको भेजा जाएगा, याद रखिएगा। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आपको लगना चाहिए, जिसमें कि 20 KB 150 KB होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का बीच होना चाहिए। वो सभी चीजें आपको दिया गया है, ये सब चीजें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। परीक्षा शुल्क भुगतान करना है आपको डेबिट कार्ड से, देखिए नेट बैंकिंग है, UPI है, पेमेंट गेटवे, ये सब अलग अलग मोड में है। प्रमाण पत्रों को क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर देख लीजिए, आपको सब कुछ दिया गया है। आपका मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट आपको अंक पत्रक देना है आपका जन्म तिथि के अनुसार। इंटर का 12th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र मिलेगा, दोनों में से कोई देना है आपको। स्नातक का प्रमाण पत्र लगेगा, या तो PG है तो PG का आपका लगेगा। PG है आपके पास, स्नातकोत्तर यानी कि MA या तो MSc जो भी किए हैं वो दे सकते हैं, ठीक है ना। B1 का प्रमाण पत्र, B1 का प्रमाण पत्र और अंक देना है। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, अगर आपके पास और कोई शैक्षणिक योग्यता हो वो भी आप दे सकते हैं इस बात को। और जो भी आप अपना कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि EWS से आप फाइट करना चाहते हैं तो EWS का आपको कैटेगरीज का आपको देना है। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है या तो पिछड़ा वर्ग में है तो वो सर्टिफिकेट देना है। SC ST में आते हैं तो वो सभी चीजें आपको करना होगा, देना होगा इसमें, ठीक है ना। दिव्यांग में है तो दिव्यांगता वाला लगेगा, भूतपूर्व सैनिक है तो सैनिक वाला लगेगा, ताकि आपको लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो ये सब चीजें था जो कि आपको पता हो जाना चाहिए, चल जाना चाहिए। इस परीक्षा से संबंधित पूछा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर ये है। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रकार का परेशानी आएगा फॉर्म भरने में या तो सर्वर इशू में, इस नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और आपको इसमें जानना जरूरी है कि इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें एक चीज है आपको सुधारने का नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया होगा, इस पर देखिए यहाँ दिया गया, सभी परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक
पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना चाहिए, भरा जाने के सुनिश्चित करिएगा। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र पर निर्गत किया जाएगा। जो चीजें आप आवेदन पत्र में भरिएगा वही चीजें आपको निर्गत किया जाएगा। बाद में मत कहिएगा कि हमारा गलत आ गया या सही करा गया, ठीक है ना। अब देखिए सही करने के लिए भी आपको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे। अगर गलत भरते हैं तो ये आप स्वयं दोषी हैं तथा उसके अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर अर्थात जब भी वेरिफिकेशन में आपको पकड़ा जाएगा उसी स्तर पर आपको क्या होगा, नहीं मैच करेगा आपका सर्टिफिकेट के अनुसार, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने का जो माध्यमिक परीक्षा ये सब चीजें हैं वो सभी चीजें हैं आपको ही, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको स्टेट करने के लिए है मित्रों, ये सभी चीजें आपको करना है, देना भी है, ठीक है ना। आशा करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इन सभी चीजों को ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। चलिए, और इसमें तो कुछ समझने लायक है नहीं आपका, ठीक है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो भी आप आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं वो भी चीजें आपको हो जाएगा। और इसमें और इसमें जो है देखिए, और इसमें कुछ है समझने लायक और इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, चीजें जो भी था मित्रों हम आपको समझाने का काम किए हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो त्रुटि नहीं करना है, आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छे तरीके से फॉर्म भरिएगा ताकि किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, क्योंकि त्रुटि होने के बाद में आपको इसको सुधार करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।